चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम फंडामेंटल राइट ही कर रहे हैं और उनके वाइंड अप का अब समय आ चुका है। हमने आपको लेटेस्ट जजमेंट्स को भी इनकलकेट करके ही बताया जब हमने आपको आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के विषय में समझाया। उसके बाद आज की डेट में चल रहे सभी तरह के आर्टिकल्स, हर तरह की न्यूज़ जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड चल रही हैं, फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करने को लेकर के आर्टिकल 32 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का प्रोविज़न आपके पास अवेलेबल है, उस पर जो भी कंटेम्प्रेरी चर्चा है वो आपको इन लेक्चर्स के बाद क्लियर हो जाती है, हो रही है। हम आर्टिकल 33, 34 कवर कर चुके हैं डिटेल में, जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड आर्टिकल था। आर्टिकल 33 में यही कहा गया था कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अप्लाई होने वाले फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और आर्टिकल 34 इस विषय में बात करता था कि जहाँ पर ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, जहाँ मार्शल लॉ काम कर रहा है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। और उस मार्शल लॉ के तहत किसी भी तरह के ऑफिसर ने यदि किसी तरह का कोई एक्ट किया है तो गवर्नमेंट उसे इंडेमनीफाई कर सकती है। ये कंसेप्ट लॉजिकली हर तरह के तथ्यों के तहत मैंने आपको समझा दिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आर्टिकल 35। हालांकि पहले के लेक्चर्स में भी इस आर्टिकल का जिक्र होता रहा था, अब हम इसको स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम करेंगे आर्टिकल 31A, B और C। ये होते ही आपके क्रिटिसिज्म पर टॉपिक पहुंच जाएगा। फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे बात करता है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसकी। देखिए आर्टिकल 35 मैंने पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा लिखा है, आपको उससे कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरा आप बुक में पढ़ लेंगे। आर्टिकल 35 क्या करता है? द पावर टू मेक लॉज शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट। कौन सी पावर? देखिए फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए जो लॉज बनाने हैं, वो लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है। बात समझ में आई? कुछ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए या फंडामेंटल राइट्स में किसी तरह के प्रोविजंस ऐड करने के लिए जो पावर है वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास है। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसका कारण ये है कि कंट्री के लेवल पर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहनी चाहिए। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कल्पना तो यही करता है हर जगह पर कि हम एक फेडरल सिस्टम के तहत आगे बढ़े, एक संघीय ढांचा बने जिसमें स्टेट्स की अपनी एक एग्जिस्टेंस है और उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है। स्टेट्स इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्हें पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव हो रही हैं क्योंकि स्टेट लिस्ट बनी है। कॉन्करेंट लिस्ट में भी स्टेट जो है वो लॉज बना सकता है। सेकेंड एस्पेक्ट, दूसरी तरफ ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक झुकाव यूनिटरी सिस्टम की ओर भी नज़र आता है। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं, उसमें सेंटर का रोल महत्वपूर्ण रहता है। एमरजेंसी जैसे प्रोविजंस हैं, सेंटर का रोल महत्वपूर्ण है। यूनियन लिस्ट के बावजूद भी कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सेंटर एंड स्टेट के लॉज कन्फ्लिक्ट कर गए सेम टॉपिक पे तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। और जो रेजिडरी पावर्स हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में एक्सप्लेन की गई हैं, वो सभी रेजिडरी पावर्स सेंटर के खाते में जाती हैं। तो एक यूनिटरी बायस्ड सिस्टम है। यूनिटरी बायस्ड इसलिए कह रहे हैं कि शायद सिस्टम कोई और है, वो है फेडरल, लेकिन एक बायस्डनेस यूनिटरी की तरफ नजर आती है। अगर बायस्ड वर्ड ना होता तो सिस्टम इज क्लियरली यूनिटरी, फिर हम यूनिटरी सिस्टम होते। आई बात समझ में? एक सेंटर ही होता, स्टेट्स अगर होते भी तो सेंटर उन स्टेट्स को बनाता अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के लिए, यानी कि सेंटर को कामकाज कराने के लिए राज्य बनाने की जरूरत पड़ी। कामकाज की पूर्ति होते ही सेंटर उन राज्यों को खत्म भी कर सकता है, और या उन स्टेट्स को जो कामकाज कराने हैं उसके लिए जो शक्तियां हैं वो सेंटर दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे केंद्र को शक्तियां संविधान दे रहा है, सेंटर को पावर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ऐसे राज्यों को भी यानी कि स्टेट्स को भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है। राज्य केंद्र की अनुकंपा पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवर आर्किंग स्टेटस जो है वो सेंटर का है। बहुत से प्रावधान ऐसे हैं और वह वहाँ पर भी प्रमाणित हुआ जब हमने बात पार्लियामेंट की। कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी बना करके रखना। देखिए कोई भी प्रोविजन, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, फेडरलिज्म होते हुए भी फेडरलिज्म खुल करके शब्द नहीं आया। उसका कारण कोई भी सिस्टम इंडिया में प्रिवेल तभी करेगा, ये माना गया था, अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कंट्री की मेंटेन्ड है। सबसे फॉरमोस्ट प्रोविजन, कंडीशन एंड प्रिंसिपल, फिलॉसफी जो नज़र आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में वो यही है कि कुछ भी करके एकता अखंडता भंग नहीं होनी चाहिए। इसके बने रहने के बाद किसको कितनी आज़ादी दी जा सकती है वो दे दो। वो आज़ादी राज्यों को देनी है तो दे दो,
वो आज़ादी केंद्र को देनी है तो दे दो, वो आज़ादी नागरिकों को देनी है नहीं, गैर नागरिकों को देनी दे दो। ये आज़ादी उतनी ही और तब तक ही, इसका एक्सटेंट भी उतना और टाइम भी इतना, जब तक कि यूनिटी इंटीग्रिटी भंग ना हो। जब यूनिटी इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी आ जा रही है रास्ते में, तो बाकी सब फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, सेंटर भी, स्टेट भी, नागरिक भी। इस संकल्प को लेकर के ही चले संविधान बनाने वाले। उसी के तहत एक यूनिफॉर्मिटी कंट्री लेवल पे बना के रखनी, क्योंकि फेडरल सिस्टम नहीं है, इसलिए अमेरिका की तरह स्टेट के अपने राइट्स और सेंटर के अपने राइट्स नहीं हैं, क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। वहाँ पर ड्यूअल सिटीजन है, आप एक राज्य के भी नागरिक हैं और आप एक देश के भी नागरिक हैं। राज्य के नागरिक होने के नाते आपको कई तरह के सहूलियतें मिल रही हैं उस राज्य में। यदि आप दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो फिर आप उस राज्य के नागरिक नहीं हैं, इसलिए उस पर्टिकुलर राज्य की सहूलियतें फिर आपको नहीं मिलेगी, केंद्र की सहूलियतें मिलेगी, देश की सहूलियतें मिलेंगी। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी भी स्टेट में जाइए, आपके राइट्स इक्वल हैं, क्योंकि सभी को वो राइट्स देश से मिल रहे हैं, नेशन से मिल रहे हैं, कंट्री से मिल रहे हैं। किसी को भी राइट्स किसी स्टेट से नहीं मिल रहे हैं। अगर वो स्टेट से मिलते, तो अगर आपको वो राइट्स पंजाब स्टेट से मिल रहे हैं, तो पंजाब स्टेट में तो आपके पास वो पंजाब स्टेट के राइट्स होते, क्योंकि आप यहाँ के डोमिसाइल होते, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन होते। लेकिन अगर आप जैसे ही हरियाणा जाते या हिमाचल जाते, तो फिर वहाँ के राइट्स वहाँ के लोगों को मिल रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पे भी आपको कुछ राइट्स मिलते हैं जो पूरे देश के राइट्स होते। तो इस तरह से वहाँ की पब्लिक ऑफिसेज में अपॉइंटमेंट्स की बात करें, वहाँ पर फीस में कंपनसेशंस देने की बात करें, या एडमिशन्स में आपको प्रायोरिटी देने की बात करें, ये सारी चीज़ों में आप वांछित रह जाते। इसकी वजह से एक प्लूरलिस्ट कंट्री जिसमें इतनी हाई लेवल की डाइवर्सिटी है, उसमें फिर एक सेंस ऑफ सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप आता उस राज्य में जाने के बाद, तो फिर वो ज़्यादा महसूस करते अपने ही राज्य में। तो हर कोई अपने अपने राज्य तक सीमित होता, तो रीजनलिज्म बहुत ही प्रबल होता, और ये रीजनलिज्म फिर सेसेशनिज्म में दिखना शुरू होता। आप सेसेशन करना चाहते, आप अपना एक इंडिविजुअलिज्म चाहते, और हर एक कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, हिस्टोरिकली डाइवर्स सोसाइटी जो है वो अपने आप में फिर कम्प्लीटली आइसोलेटेड वन हो जाती, और इससे कई भारत बन जाते, एक अखंड भारत खत्म हो गए, कई छोटे छोटे राज्य, पता नहीं कौन कौन सा देश हो जाता। ये नहीं होने देना चाहिए था। तो आपस में मिलना जुलना, इसलिए देखें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर आप हैं और उसका कैरेक्टर नेशनल लेवल का है, तो आप पूरे भारत भर में आपके ट्रांसफ़र्स होते हैं। उसका कारण ये है कि आप डिफरेंट कल्चर, कस्टम, मैनर को समझें, एक साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी भारत में अचीव हो, लोगों की इंटीग्रिटी बने, एक कल्चरल इंटीग्रिटी डेवलप हो, एक सेकुलर बिहेवियर लोगों का डेवलप हो, और इसकी वजह से ही कंट्री की फिर पॉलिटिकल इंटीग्रिटी यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जीवित रहेगी। ये कभी भी थॉट बाहर नहीं गया है संविधान बनाने वालों के दिमाग से। उसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए भी यहाँ पर ये दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, उनको इफेक्टिव बनाने को रिलेटेड, कुछ फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस को इफेक्टिव बनाने को लेकर के जो प्रावधान है, और राज्यों को नहीं दे सकते हैं, वो केवल पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि फिर हर स्टेट के लेवल पर अगर वो बनेंगे तो फिर वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे, और अगर वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे तो फिर तो काम खत्म हो जाएगा। फिर आप उस स्टेट के नहीं हैं तो आपको फिर वो नहीं मिल पाएगा लाभ। इसलिए वो पूरे भारत भर में एक जैसे ही लगे, इसके लिए पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है। इसी शक्ति का लाभ उठा करके पार्लियामेंट क्या कर सकता है, देखिए आर्टिकल 16 के तहत मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंस को एक कंडीशन मेंशन करने की क्षमता है। अगर किसी तरह के पब्लिक ऑफिसेज में रिक्रूटमेंट की बात अगर हम करें सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट्स में या लोकल अथॉरिटी के लेवल पर, तो वहाँ पर रेजिडेंस को एक कंडीशन बनाया जा सकता है। ये मैंने आर्टिकल 16 में समझा दिया था। लेकिन आप मुझे बताएं, राज्य आंध्र प्रदेश है, राज्य छत्तीसगढ़ है, राज्य झारखंड है, और वहाँ पर रेजिडेंस की एक क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी कि आप यहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए। ये प्रावधान झारखंड या छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश या किसी भी राज्य के विषय में क्या वहाँ की विधायिका यानी कि विधानसभा को पास करने की अनुमति है? नहीं। ये प्रावधान केवल पार्लियामेंट पास कर सकती है किसी स्टेट से रिलेटेड। अगर हर विधानसभा को शक्ति दे दी जाती तो हर विधानसभा अपने स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए ये कंसेप्ट फॉलो कर देती। अब यहाँ पर भी डेलिबरेटली वर्ड रेजिडेंट चुना गया है, सिटीजन नहीं, क्योंकि सिटीजन तो हमारे देश में एक ही है और आप सब इंडियन सिटीजन हैं, किसी स्टेट के सिटीजन नहीं हो सकते। लेकिन यस, आप रेजिडेंट्स तो कहीं ना कहीं के हैं। तो रेजिडेंट्स को एक क्वालिफिकेशन के तौर पर आर्टिकल 16 के तहत पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में मेंशन करने की क्षमता क्या राज्य की विधानसभाओं के पास है? नहीं है। ये संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि हमें देश की एकता, अखंडता सर्वोपरि है। जो ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसैंक्ट माने गए हैं, बहुत ही सैक्रेड माने गए हैं। और इतने सैक्रेड होने के साथ साथ उसका मतलब ये है कि आप कभी भी हीन महसूस ना करें। भारत के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको एक जैसे अधिकार मिलते ही रहें।
इसमें कोई डाउट, किसी तरह की कोई परेशानी? ओके। आर्टिकल 32 ये क्या कहता है? ये भी पार्लियामेंट को ही शक्तियां देता है कि पार्लियामेंट रिट जुरिस्डिक्शन को कहीं भी किसी भी और अथॉरिटी को दे सकती है। यानी कि जैसे आज की डेट में रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट के पास है कि नहीं है? कौन से आर्टिकल के तहत? और वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों भिन्न है, क्यों अलग है इस मामले में? ठीक है, बस इतना बहुत है। फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स दोनों के मैटर में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स रिट इशू कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट को भी है, लेकिन क्या किसी भी और अथॉरिटी को ये प्रोविजन कभी भी अवेलेबल नहीं होगा? यस, हो सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। लेकिन क्या अब तक किया है? नहीं किया है। लेकिन ये भी अधिकार क्या राज्यों को दिया गया है? ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। आई बात समझ में? ये भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस पे सर्टेन फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते, ये प्रावधान तय करने की आज़ादी किसे दी गई है? पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को नहीं दी गई है। आर्टिकल 34 के तहत जब मार्शल लॉ लगा होगा तो उन क्षेत्रों में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सकता है सिविलियंस का, और जो भी किसी ऑफिसर ने आपके फंडामेंटल राइट्स का मान लीजिए हनन किया भी है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पार्लियामेंट उसको इंडेमनीफाई कर सकती है। तो आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 अपने आप में कहता है कि लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। लेकिन खेल क्या है, ध्यान से खेल समझिए। आर्टिकल 35 खुद फंडामेंटल राइट का पार्ट है। आर्टिकल 35 खुद फंडामेंटल राइट का पार्ट है। कल को मान लीजिए कोई ऐसी, मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी की मेजॉरिटी बन जा रही है पार्लियामेंट में, जिसको पता है 10 का दिन के लिए हम बन गए हैं, फिर हम ख़त्म भी हो सकते हैं, और वो पर्टिकुलरली डोमिनेंट हैं किसी राज्य में, तो वो चाह करके भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना सकते हैं वहाँ पर कि अब से जो आर्टिकल 35 है इसके प्रोविजन में स्टेट लेजिस्लेचर्स भी आ जा रही हैं, क्योंकि आर्टिकल 35 अपने आप में फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और फंडामेंटल राइट्स अपने आप में बेसिक फीचर की थ्योरी का पार्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा इसको दी गई है। सेकंड, बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट के तहत जिन प्रोविजंस के तहत आपको पनिशमेंट मेंशन करनी ज़रूरी थी। आपको वो ऑफेंसेस हैं अगर, तो उन ऑफेंसेस के खिलाफ कोई सेंटेंस और कोई पनिशमेंट हो। किस तरह के ऑफेंसेस थे? अनटचेबिलिटी एक तरह का ऑफेंस है आर्टिकल 17 के तहत। इसी तरह से आर्टिकल 23 के तहत ऑफेंस है कि आप ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग करते हैं, आप लोगों का आदान प्रदान वस्तुओं की तरह करते हैं, उन्हें खरीदते बेचते हैं बाज़ारों में, मंडियों में, तो फिर आप, ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। इसी तरह से अनटचेबिलिटी पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसके लिए भी यह सेंटेंस, यह पनिशमेंट, इस ऑफेंस के रिलेटेड कानून बनाने की क्षमता किसको दी गई? पार्लियामेंट को। तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर्स को नहीं दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई। और एक बहुत नायाब चीज़ यहाँ पर यह है कि ध्यान से देखिए, आर्टिकल 17 तो 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 17 तो तब भी था। ये फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, आर्टिकल 23 भी था, और पनिशेबल ऑफेंस है तो उसके लिए सजा का प्रावधान, बाकी चीज़ों का प्रावधान पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है। तो पार्लियामेंट तो अभी आनी थी। उस समय में प्रोविजनल पार्लियामेंट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, क्योंकि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही पार्लियामेंट भी है। तो पार्लियामेंट तो अभी आनी थी, तो उसमें फिर ये प्रावधान रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कल को हो सकता है कि ऐसी पार्लियामेंट बने। देखो भारत को समझो, भारत में जातिवाद एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। वर्ण व्यवस्था बहुत पुरानी और बड़ी प्रबल थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा और बहुत ज़बरदस्त रहा। कई, आप हज़ारों सालों से ही कह लें, हमने इस चीज़ को भुगता। ऐसे में हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी जिसमें हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कभी भी अपने सोसाइटी और कल्चर से पृथक हुआ ही नहीं। अदर सोसाइटीज़, मैंने आपको जब सेकुलरिज्म का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको समझाया था कि यूरोपियन सेकुलरिज्म एक यूनिक सेंस में सेकुलरिज्म इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर जो एक मॉडर्न सोसाइटी थी वो अपने पास्ट से डिटैच हो चुकी थी। लेकिन इंडियन मॉडर्न सोसाइटी पास्ट से फुली कभी भी डिटैच हुई ही नहीं। इसने पास्ट की इविल्स को ही रेक्टिफाई करके खुद को और डेवलप करने की कोशिश की। तो ये तो एक तरह का कॉन्टिन्यूम है। ऐसे में उसी सोसाइटी को आगे आकर के चुनाव जितवा करके लोगों को पहुंचाना है, और उसमें हमें पता है कंट्री में एक रिलीजन की कम्युनिटी डोमिनेंट है, 81% के अराउंड तब घूम रहे हैं आप, और उसमें हमें पता है कि एक समाज का दबदबा है लंबे समय से, स्वर्णों का। अब वो लोग पार्लियामेंट में आ जाएं तो वो तो कभी इसे पार्लियामेंट को ही अगर अथॉरिटी दे दें कि हम आपको पनिशमेंट मेंशन करनी है, आपको सेंटेंस बताने, तो वो तो फिर ये पनिशमेंट और ये सेंटेंस कभी बनाएंगे ही नहीं।
और फिर ये आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 23 का ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तो बोगस हो गया। सालों साल बीत जाएंगे, लॉ ही नहीं बनेंगे। तो उसमें ही फिर एक कमांड दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको करना है। ये कमांड है कि इमीडिएटली आफ्टर कमेंसमेंट पार्लियामेंट को ये करना है कि उनको ऑफेंस मेंशन करके पनिशमेंट उसका बताना है, ये सब कुछ करना है। इसलिए देखें, मैंने आपको बताया 1950s में ही कानून बन गया था, उसे बाद में अमेंड करते करते आप आगे बढ़े, तो वो बहुत क्विक बने हैं, उस वजह से वो समय बने हैं। अगली बात इसमें यह बताई गई है कि जो भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले से ही कंट्री में जो भी लॉज, जो भी प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो लॉज और वो प्रोविजंस कंटिन्यू होते रहेंगे अनलेस अनटिल की पार्लियामेंट उन्हें ख़त्म ना कर दे, या पार्लियामेंट उन्हें मॉडिफाई ना कर ले, या तो पार्लियामेंट उन्हें अल्टर कर दे, मॉडिफाई कर दे, खत्म कर दे। सारे अधिकार भी पार्लियामेंट को दिए हैं, तो पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें कंटिन्यू करा ले, पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें खत्म कर दे। तो ये भी अधिकार पार्लियामेंट को है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है कि पहले के एग्जिस्ट कर रहे अधिकार कानूनों को पार्लियामेंट कैन चेंज। इस तरह के 3 तरह के प्रबंध इसमें दिए गए हैं आर्टिकल 35 के तहत। तो आर्टिकल 35 क्या कह रहा है? आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है। किस सेंस में एम्पावर कर रहा है? अब ध्यान से सोचिए। बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट में आने के बावजूद भी उन पर कानून बनाने का काम केंद्र कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है। ये शक्ति आर्टिकल 35 ने ही पार्लियामेंट को दी है। आई बात समझ में? ये शक्ति आर्टिकल 35 नहीं दी है। तो आर्टिकल जैसे आर्टिकल 355 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 35। आर्टिकल 355 यूनियन पर ये मैंडेट डाल रहा है, यूनियन को यानी कि सेंटर को ये एक ड्यूटी दे रहा है कि जब भी स्टेट में अल्टीमेट लेवल का डिस्टर्बेंस होगा, टर्बुलेंस होगा, किसी भी तरह का वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन की सिचुएशन में या भी इंटरनल डिस्टर्बेंस की कंडीशन में, तो आपको जाकर के स्टेट को प्रोटेक्ट करना, इट इज़ योर ड्यूटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को कमांड कर रहा है कि आपको स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए इस कमांड का फ़ायदा उठा करके कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा देती हैं और वहाँ पर जाकर के नियंत्रण में ले लेती हैं राज्य की बहुत सी ऐसे प्रबंधों को। तो उसमें केंद्र की तरफ से आप हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और इनके बयान सुनेंगे, वो यही कहेंगे कि वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अधिकार दिया था। हमें भारत की, आप डायलॉग ये सुनेंगे कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए यह करना जरूरी था कि भारत का प्रत्येक राज्य अभिन्न अंग है भारतीय गणराज्य का। भारत का प्रत्येक राज्य अभिन्न अंग है भारतीय गणराज्य का, वो इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है इंडियन रिपब्लिक का। आई बात समझ में? तो जिस तरह से आर्टिकल 355 एक्सटेंड कर रहा है पार्लियामेंट को स्टेट में, सेंटर को स्टेट में एक्सटेंड कर रहा है, इसी तरह से आर्टिकल 35 भी सेंटर को, पार्लियामेंट को स्टेट में एक्सटेंड कर रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको बार बार ऐसा नजर आएगा कि जो राज्यों के दरवाजे खोल के केंद्र को अंदर ले जाके खड़ा कर देता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रावधान है। हम इन्हीं तरह से उन्हें आइडेंटिफाई करते रहेंगे। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट है, लेकिन काफ़ी जगह पर दरवाजे खुले और उन मामलों में पार्लियामेंट के पास ओवर आर्किंग पावर है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आर्टिकल 35 इसी से रिलेटेड बात करता था। अब हम आर्टिकल 31 के रिलेटेड सारी रूपरेखा आपको समझाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड हमारा डिटेल में भी आपके सामने लेक्चर आएगा, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन आज बुक के इस चैप्टर के इस टॉपिक के मर्यादा को अकॉर्डिंग कितना है, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए अब आर्टिकल राइट टू 31 समझ लेते हैं। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है अरजीत, पढ़ लें। इस पर क्या आएगा, डिटेल में लेक्चर आएगा, इसका प्रावधान क्या कहते हैं वो समझ लें। देखिए जब संविधान बना तब तो ये हुआ करता था कि पार्ट 3 के अंदर कितने फंडामेंटल राइट होते थे समरीन? पार्ट 3 में होते थे ना 7, तो 7 फंडामेंटल राइट होते थे, 7 बड़े वाले। जैसे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है ना। इसी तरह राइट टू फ्रीडम के अंदर 19, 20, 21, 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर फिर 2, 23, 24। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अंदर 25, 26, 27, 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के ऊपर 29, 30, उस पर लेक्चर अभी आना है। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 और उसके बाद बाकी के राइट्स, ठीक है। अच्छा वो आ गया है, ओह माय गॉड आई फॉरगॉट, तो वो भी हो गया है। तो इस तरह से एक होता था राइट टू प्रॉपर्टी, और वो कौन सा था? आर्टिकल 21, आर्टिकल 31। अब वो नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीज़न अब आपको समझाएंगे। तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी देश का फंडामेंटल राइट था, बाद में इसे लीगल राइट बनाया गया। ये 2 तरह से मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर। पहले तो आर्टिकल 31 की फॉर्म में और एक आर्टिकल 19 के अंदर ही
राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकी, उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी भी था, वो भी डिलीट हुआ है। तो दो तरह से ये फंडामेंटल राइट में मेंशन था, दोनों जगह से ये हटाया गया है। आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19(1)(f) था ये, तो दोनों का महत्व क्या है ध्यान से समझिए। आर्टिकल 19(1)(f) कहता है, आर्टिकल 19(1)(f) गारंटीड टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। आप एक्वायर करें, खरीदें, रखें, बेचें, आपका अधिकार है और इसे कोई ले नहीं सकता। ये आर्टिकल 31 कह रहा है कि गारंटीड टू एवरी पर्सन, तो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, गारंटीड टू एवरी पर्सन राइट अगेंस्ट डिप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर उसे कोई डिप्राइव कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी से, तो फिर उसको राइट मिला है तो वो कोर्ट में जाएगा। तो ये आर्टिकल 31, देखो आर्टिकल 19(1) के तहत तो कोई भी राइट टू एक्वायर है, राइट टू होल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, तो करेक्ट है। लेकिन ये राइट, इससे क्या क्लियर हो गया अपन को, आर्टिकल 19 क्या बता रहा है, समझ के बताओ जरा। सीधा सीधा चैलेंज है कि कंट्री सोशलिस्ट नहीं होगी, सीधा सीधा चैलेंज है कि कंट्री सोशलिस्ट नहीं होगी। सोशलिस्ट, टिपिकल सोशलिस्ट स्टेट अगर हैं तो आप प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे कर सकते हो, प्रॉपर्टी तो स्टेट को बिलोंग करती है, लैंड तो नेशनलाइज होता है सारा, प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स सोशलिस्ट सेटअप में नहीं होते। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म के कितने प्रावधान दिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अजीब नहीं है, दिखता है लेकिन है नहीं। ये इसीलिए कि पता था कि देश बड़ी मुश्किल से चलेगा। फेडरलिज्म पता लग रहा है लेकिन असल में है, लेकिन बड़ा डिफरेंट सेंस में। सोशलिस्ट है ऐसा लग रहा है लेकिन जैसा असल में है बड़ा डिफरेंट है। सोशलिस्ट नहीं होगा टिपिकल, ये प्रूवन है। तो हम टिपिकली क्या नहीं है वो साफ बताया गया है। हम टिपिकल फेडरल नहीं है, ये क्लियर है। हम टिपिकल सोशलिस्ट नहीं है, ये क्लियर है। हम टिपिकल कैपिटलिस्ट नहीं है, ये तो हमें ये बताने की बजाय कि आप क्या हो, ये छोड़ा गया आप पर कि डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर होती है, आप कितना ग्रो करते हैं फ्यूचर में, और आप देश को इन मूल्यों पर, इन सिद्धांतों पर आधारित कितना विकास की ओर ले जा सकते हैं, आप पर है। तो हम क्या हैं तो बताने की जरूरत, हम क्या नहीं होंगे या है या हो सकते थे, ये साफ बता दिया। जैसे आप मुझसे पूछ रहे सर आप क्या हैं, तो मैं आपको एक बहुत क्लियर शब्द कह दूं कि मैं बुरा इंसान न था, ना हूं, ना होऊंगा। अब इसके अलावा एक ऑप्शन बचता है कि मैं कितना अच्छा हो सकता हूं। तो ये कहने की बजाय कि मैं थोड़ा अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, से बेहतर है बुरा नहीं हूं। अब आप पे डिपेंड है, आप उसे बहुत अच्छा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। तो उन्होंने दे दिया कि सोशलिस्ट टिपिकल नहीं है, कैपिटलिस्ट टिपिकल नहीं है, ये है। तो उसमें ही वो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का राइट तो आपको है, आर्टिकल 19 सरेआम बोल रहा है। तो ये सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक चीज़ है, स्टेट सोशलिज्म ना अपना ले तो उसके लिए आर्टिकल 31 है कि आपसे प्रॉपर्टी डिप्राइव भी नहीं होगी, है ना। स्टेट कह सकता है कि भाई अगर कंट्री टोटली सोशलिस्ट नहीं है, आर्टिकल 9 कह रहा है, तो हम कोई कोशिश करके सोशलिस्ट हो जाते हैं, तो आर्टिकल 31 उसे सोशलिस्ट होने से रोक भी रहा है। आर्टिकल 19 बताता है कि स्टेट सोशलिस्ट नहीं है, आर्टिकल 31 बता रहा है स्टेट सोशलिस्ट नहीं बनेगा। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी का डिप्राइव भी नहीं हो सकता जब तक ये राइट ना देते 31 वाला, तो 19 का क्या फायदा था बताओ। करते जाओ, एक्वायर करते जाओ, होल्ड करते जाओ, डिस्पोज, इनसिक्योर हो कि कभी भी हमें डिप्राइव कर दिया जा सकता है, वांछित कर दिया जा सकता है अपनी संपत्ति से। तो ऐसे माहौल में कोई संपत्ति एक्वायर करना चाहेगा, कोई उसे होल्ड करना चाहेगा, डिस्पोज ऑफ करना, तो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये प्रावधान यहाँ पर डाले गए। लेकिन इसमें भी कंडीशंस रखी गई थी, वो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। कंडीशंस क्या रखी गई थी कि विकास करना है देश का, मैंने पहले ही बताया था। सड़कों का जाल बिछाना है, स्कूल कॉलेज खोलने हैं, नहरों का जाल बिछाना है, डैम बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, रेलवे लाइंस बिछानी हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कई तरह के शहर बसाने हैं, बंदरगाह बनाने हैं। तो ज़मीनें तो चाहिए ना भाई। आपने राइट टू प्रॉपर्टी तो लोगों को दे रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी स्टेट के पास तो नहीं है। तो फिर कोई कंसेप्ट तो ऐसा लाना पड़ेगा कि स्टेट भी कल को हेल्पलेस ना हो जाए, देश हेल्पलेस ना हो जाए, क्योंकि अंततः कोई भी राइट का फ़ायदा। अब आपको राइट टू लाइफ दे दिया आर्टिकल 21, तो उसमें क्या कहा गया है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। अच्छा चलो, और बस स्टैंड गए हो और बाथरूम कहीं नहीं है 100 किलोमीटर तक, और पेशाब लगा हुआ है, क्या करोगे, मजबूरन कहीं खड़े होके कुछ करोगे, ये डिग्निफाइड लाइफ हुई। तो बाथरूम बनाने के लिए स्टेट को बाथरूम के लिए लैंड एक्वायर करना चाहिए कि नहीं चाहिए।
देखो एक तरफ आप लोग फंडामेंटल राइट मांग रहे हो, तो वही फंडामेंटल राइट देने के लिए फिर स्टेट को जगह है। तो एक तरफ आर्टिकल 21A के तहत कहते हो राइट टू एजुकेशन है और मांगते हो कि 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन दे दो। हवा में लटका के, हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां लटका के तो एजुकेशन नहीं देने आएगा टीचर रोज आपके घर की छत पे कि हेलो जल्दी आओ, हेलीकॉप्टर का तेल खत्म होने वाला है और मैं ज़्यादा देर लटक नहीं सकता हूँ। और आप भी सुन रहे हैं कि अब आज हेलीकॉप्टर की आवाज़ में कुछ नहीं सुना। इतना पैसा भी नहीं है हेलीकॉप्टरों से लटका लटका के टीचर आए। उसके लिए स्कूल बनाना पड़ेगा। स्कूल बनाने के लिए ज़मीन लेनी पड़ेगी और ऊपर से आर्टिकल 19 में लोगों को कह रखा है कि तुम ज़मीन खरीद लो। तो ज़मीन तो किसी ना किसी की ही होगी, सरकार की भी होगी, लेकिन कितनी होगी? अब किसी गांव में खोलना, ज़मीन तो चाहिए। तो जब आप इस तरह से आर्टिकल 19 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं, तो आपको एमिनेंट डोमेन कंसेप्ट भी रखना पड़ता है। एमिनेंट डोमेन स्टेट के पास है, एमिनेंट डोमेन स्टेट है। जब ज़रूरत है, आवश्यकता है देश के विकास के लिए, 90 लोगों के विकास के लिए 10 लोगों को अपना समर्थन देना होगा या 10 लोगों के अधिकारों का हनन हो सकता है, ऐसा यूटिलिटेरियन कंसेप्ट कहता है। यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है। और अगर इस कंसेप्ट के तहत जाए तो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वो जो 10 परिवार के मेंबर, वो जो 10 लोग हैं, वो नहीं दे रहे अपनी ज़मीन, वहीं से सड़क निकलनी है और सड़क निकल करके आगे जाती है शहर की ओर, वहाँ से रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार तो उनके परिवार के लोगों को भी मिलेगा, सबका विकास होगा, उस क्षेत्र का, उस गांव का विकास होगा। वो उनके परिवार को भी फ़ायदा हो रहा है, तभी वो जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी, कॉलेज या सरकारी दफ्तर तक उसी रोड से। तो रोड के लिए रास्ता तो चाहिए, रास्ता निकालने के लिए ज़मीन भी चाहिए। तो ज़मीन का अधिग्रहण करने का अधिकार सरकार को भी तो चाहिए। तो इसलिए सरकार को एमिनेंट डोमेन का दर्जा मिला हुआ है, राज्य को, स्टेट को। उसमें फिर एक सिस्टम रखा गया है। सिस्टम ये बोलता है कि धक्का नहीं होना चाहिए, स्टेट तो एमिनेंट डोमेन के नाम पे कुछ भी करेगा। फिर आपके आर्टिकल 19 के प्रावधान का आपको फ़ायदा क्या? तो वो प्रावधान यहाँ पर बता रहा है, 2 रिस्ट्रिक्शंस, 2 कंडीशन स्टेट के ऊपर हैं। पहली कंडीशन है, इट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पस, है ना। जो भी लैंड आप ले रहे हैं वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। ये पहली मैंडेटरी थिंग। आपने किस वजह से, बंद कर दो बेटा, स्थापित करना पड़ेगा कि ये जन कल्याण के लिए काम है, पब्लिक पर्पस के लिए। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट टू द ओनर। ओके, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसका ये जो दूसरा प्रावधान है, इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द ओनर, इसी को लेकर के जबरदस्त लिटिगेशंस हुई। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा आर्टिकल था जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद से ही बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस के क्षेत्र में आ गया। इसके खिलाफ बहुत सारी प्लीज होने लगी, क्योंकि ज़मींदारी अबोलिश करने का हमने संकल्प लिया था। एक तरफ अपन ज़मींदारी अबोलिश कर रहे थे, लैंड एक्वायर करके उनको लैंड दे रहे थे जिनके पास लैंड नहीं है। दूसरी तरफ सड़क, देश को निर्माण करना था, स्टील प्लांट लगाने थे, रेजरवायर बनाने थे, मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स थे, रेलगाड़ियों का बिछाव करना था, सड़कों का जाल बिछाना था, नए तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे। कई राज्यों में विधानसभाएं नहीं थी, हाई कोर्ट्स नहीं थे, उन परिसरों का विकास भी करना था वहाँ, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी वो बिल्डिंग्स, तो वो बिल्डिंग्स भी बनानी थी, ये सब करना था। तो लैंड ही लैंड के ऊपर डिस्प्यूट था और कंपनसेशन का अधिकार भी फंडामेंटल राइट में डाल दिया था। एक तो आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट है, फिर उसको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, फिर तीसरा एस्पेक्ट उसमें पब्लिक पर्पस होना चाहिए, और चौथा कंपनसेशन भी मिलना है ऑनर को, ये भी उसी में डाल दिया गया। और कंपनसेशन में ये भी नहीं कहा गया कि चलो तुमको नौकरी दे देंगे, ये देंगे, अमाउंट लिखा हुआ हमें, अमाउंट। वो कह रहा रोकड़ा दे। कंपनसेशन में मुझे नहीं कह सकते कि चलो तुम्हें वहाँ पर कुछ बना देंगे, 2 कमरा डाल देंगे, पैसा। इसको लेकर के ही मेन लिटिगेशंस होती रहीं और लोग कोर्ट जाते रहे। लोग कोर्ट जाते रहे कारण ये फंडामेंटल राइट था। ये इल्ज़ाम लगते रहे कि सरकार फेयर कंपनसेशन नहीं दे रही है। ओके, इसी वजह से फिर इसमें बेइंतहा अमेंडमेंट्स आई, 1st, 4th, 7th, 25th, 39th, 40th, 42nd और फाइनली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट की श्रेणी से निकाल करके पार्ट 12 के अंदर आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग एक लीगल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, आर्टिकल 33A पार्ट 12। आई बात समझ में? ये कब हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। इमरजेंसी के दौर के बाद 1977 में चुनी हुई ये सरकार थी और इन्होंने ऐसा किया। ओके, तो अब कुल मिलाकर के अंतर क्या पड़ जाता होगा कि जब ये एक फंडामेंटल राइट था
तो क्या आज राइट टू प्रॉपर्टी एक राइट है? 100% आंसर इज इट इज़ अ राइट। वो एक राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिए हैं, उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहिए या लीगल राइट्स कहिए। देखिए, लॉज आपके कंट्री में बन रहे हैं वो स्टैट्यूटरी हैं, लेकिन बेइंतहा लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दिए हैं, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक तरह से उसमें दिए हुए फंडामेंटल राइट्स आर इन इटसेल्फ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आप सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोट डालने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली गिवन प्रोविजंस है, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ इंडिया। इसी तरह से उनमें से उन लॉज के मुताबिक जिन लॉज के तहत आपको अधिकार मिल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। बट इफ दे आर नॉट गिवन इनटू द पार्ट इन इटसेल्फ ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो दे आर लीगल राइट्स। और लीगल राइट की सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर इसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपसे लेता है तो आप इन्हें रिस्टोर करा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें स्टेट आपसे लेता है तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेकिन फंडामेंटल राइट की खासियत ये होती है कि इन्हें ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपसे छीन सकता है, ना स्टेट छीन सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम समझाते हैं कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जब ये फंडामेंटल राइट था तब और अब के स्टेटस में इसमें अंतर क्या आ गया? ये राइट तो खत्म नहीं हुआ, ये राइट तो आज भी बना हुआ राइट है कि नहीं है करमजीत? और ये कौन सा राइट है? लीगल राइट है। अंतर क्या आ गया इसका? अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो क्या होता और आज क्या होता? सबसे पहला अंतर ये आ गया है कि अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो आपके पास आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रोविजन अवेलेबल था। आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे और वहां जाकर के आप रिट पिटीशन लागू करते तो सुप्रीम कोर्ट बदले में उस रिट पिटीशन के अगेंस्ट एक रिट इशू करता और रिट इशू करके आपकी प्रॉपर्टी का राइट वापस से रिस्टोर कराता। लेकिन अब आज की डेट में क्योंकि यह फंडामेंटल राइट नहीं है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक सीमित है, इसी की वजह से अब आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते आर्टिकल 32 के तहत। ये एक इम्पॉर्टेंट अहमियत है। लेकिन आज की डेट में भी आप 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्टोर कराने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो केवल फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही रिट इशू नहीं करता, वो लीगल राइट्स के मामले में भी रिट इशू कर सकता है। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपका दायरा सीमित कर दिया गया। आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच अब नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में। अब आप अप्रोच करेंगे जाकर के हाई कोर्ट्स को। इतनी बात समझ। और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 बाउंड नहीं करता कि हाई कोर्ट आपकी उस पिटीशन पे एक्ट करे ही करे, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद जो था वो फंडामेंटल राइट का पार्ट था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड था कि उसे आपकी पिटीशन को लेना है, सुनना है, डिस्पेंस करना है। लेकिन